हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम इकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर, आपका सबसे बड़ा चैप्टर जो है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ही हम उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, चैप्टर का नेम क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको इकोलॉजी कहा, तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये आप समझते रहिए, क्योंकि मैं अब सिर्फ आपको समझा रही हूँ, क्योंकि नीट के लिए वैसे भी आपको पता है टाइम ज्यादा नहीं है, तो अब मैं अगर लिखूंगी भी तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। तो देखिए, इकोलॉजी क्या होता है? ये है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप स्टडी करते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म, या बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, कि मेरा किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या इंटरेक्शन है, या मेरे एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, ये इसको इंक्लूड करता है। तो इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने टर्म दिया था। अब देखिए इसमें कि इकोलॉजी में कौन कौन सी इसकी, जैसे हम लेवल्स की बात करते हैं तो इसके 4 लेवल्स होते हैं। तो 4 लेवल्स में क्या क्या होंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले इकोलॉजी में अगर आप बात करें तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ भी हम यही बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, यानी इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स ने मिलकर ही पॉपुलेशन बनाई है, फिर पॉपुलेशन से ही क्या बनी है? कम्युनिटी बनी है, और कम्युनिटी से ही क्या बने हैं? सबसे लास्ट और सबसे बड़े बायोम्स बने हैं। ठीक है, तो बायोम्स क्या हो गई? मतलब अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ ये इकोलॉजी, तो आप बोलेंगे लार्जेस्ट लेवल क्या है? बायोम, सबसे बड़ा लेवल। स्मॉलेस्ट लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म होंगे तभी तो उनके एग्रीगेशन को पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन बनाई, पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन अगर कहीं पे है तो हम उसको कम्युनिटी बोलते हैं, और कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज से बायोम्स बनते हैं। तो बायोम्स की अगर हम बात करते हैं तो बायोम्स में हम डेजर्ट बायोम की बात कर सकते हैं, हम ग्रासलैंड की बात कर सकते हैं, हम आर्कटिक टुंड्रा, ठंडे जगह जो है टुंड्रा बायोम्स की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हो गए? बायोम्स हो गए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको एक चीज बताती है, एक डायग्राम आपको बताती है इस तरीके से, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ बताती है 15, फिर माइनस ये 0, फिर 5, प्लस में 5, 10, 15, इधर हो गया माइनस, ये -1 है, 15, फिर 20, 25, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ हम किस तरीके से करते हैं, मतलब अगर मैं डेजर्ट की बात कर रही हूँ तो डेजर्ट कहाँ होगा? इस तरीके से होगा। और ये प्रेसिपिटेशन बताता है, यहाँ प्रेसिपिटेशन मतलब कि बारिश कितनी हो रही है। ये मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन बताएगा, ये वाला मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये जो नीचे वाला है ये प्रेसिपिटेशन को बता रहा है, सेंटीमीटर में काउंट होती है हमेशा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और यहाँ मीन एनुअल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को करेगा किसमें? डिग्री सेल्सियस। और ये किसको करेगा? रेनफॉल को करेगा, ये याद रखिएगा, या प्रेसिपिटेशन को करेगा। ठीक है, किसमें? सेंटीमीटर में करेगा। तो डेजर्ट जो है, डेजर्ट कहाँ आता है? नीचे। बारिश देखिए, बारिश यहाँ पे 50 से कम है, 50 सेंटीमीटर से कम है, तो ये वाला किसको डिनोट करेगा? ये करेगा डेजर्ट को डिनोट। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से लेते हैं, ये हो गया ग्रासलैंड, तो ये डेजर्ट हो गया, ये ग्रासलैंड हो गया। ठंडी जगहों में बात करते हैं, मतलब माइनस माइनस में बात करते हैं इस तरीके से। ये तो ठंडी जगह में क्या हो गया? आर्कटिक, आर्कटिक या टुंड्रा, आप इसको कह सकते हैं आर्कटिक या टुंड्रा, ये हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही कोनिफेरस की बात करते हैं तो कोनिफेरस में इस तरीके से थोड़ा सा क्या होता है, कोनिफेरस रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, तो यहाँ बारिश थोड़ी ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो कोनिफर्स, मैं यहाँ से कोनिफर्स लिख रही हूँ, यानी कोनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, कोनिफर्स हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा आप, यहाँ दोनों में कंपेयर करना कि जो डेजर्ट है, डेजर्ट में देखिए ये सिर्फ टेम्परेचर तो ज्यादा बता रहा है, ये टेम्परेचर ज्यादा बता रहा है, लेकिन अगर बारिश से कंपेयर करें तो इतना फैला हुआ नहीं है, इधर बारिश इधर नहीं फैला हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट। ये ठंडी जगह को डिनोट कर रहा है कि बारिश भी थोड़ी है, हल्की हल्की या स्नो की फॉर्म में हो सकती है, और यहाँ क्या हो गया? टेम्परेचर माइनस में है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, तो टेम्परेट फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं? इस
तरीके से टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। और लास्ट हो गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इस तरीके से आते हैं कि टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा झेल जाता है ये, और बारिश भी इसको ज्यादा चाहिए, ठीक है, बारिश भी ज्यादा चाहिए, तो ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं ना, जहां बारिश भी ज्यादा और गर्मी भी ज्यादा। तो दिन के टाइम पे इतनी गर्मी होती है यहाँ पे कि क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और रात के टाइम पे बारिश हो जाती है, शाम के टाइम पे बारिश हो जाती है बहुत ज्यादा। तो चिपचिपापन ज्यादा रहता है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है और क्या है, मॉइस्चर भी ज्यादा है। किसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से। तो रेनफॉल जैसे जैसे ज्यादा होगी है वैसे वैसे भी होगा। तो देखिए ये याद रखिएगा कि ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश को कौन झेल लेगा, ट्रॉपिकल। ज्यादा जो सबसे नीचे नीचे होगा ये हो गया आर्कटिक, ठीक है। ये कोनिफर, टेम्परेट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, इस तरीके से ये होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्या कर रही हैं, इकोसिस्टम को इफेक्ट करेंगी, या आप ये कह सकते हैं कि की एलिमेंट जो एनवायरनमेंट के हैं जिनकी वजह से वेरिएशंस आएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वेरिएशंस किसकी वजह से आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी जगह में क्यों अडॉप्ट करेगा, रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ अब की एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो की एलिमेंट्स में, की एलिमेंट्स leads to variation, की एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट leads to variation, जिनकी वजह से वेरिएशन आएंगे। तो ये होते हैं दो तरीके के, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे पैरासिटिज्म, दूसरा मतलब पैरासाइट, जो हम बोल रहे हैं कि पैरासाइट यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रीडेटर या पैथोजन आप बोल सकते हैं, इसको पैथोजन कर लीजिए। पैथोजन, प्रीडेटर हो गया, लिविंग है ना, दोनों के दोनों लिविंग है। तो बायोटिक के अंदर मतलब ये क्या कर रहे हैं, किसी भी जगह में वेरिएशंस लाने का काम कर रहा है, किसी भी एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये है वहां पे ये वेरिएशंस को ला रहे हैं। कॉम्पिटिटर हो गया या पैरासाइट हो गया, ठीक है, कॉम्पिटिटर एंड पैरासाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अगर ये किसी जगह में प्रेजेंट है तो ये उस जगह को चेंज करने का काम कर रहे हैं। कैसे, ये इफेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को जो उसके आसपास है, ठीक है। अगर हम उसमें बात करते हैं तो एबायोटिक में बात करते हैं तो लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके आपको इन सारी चीजों को बता रही हूँ। सबसे पहले हम एबायोटिक से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एबायोटिक में हम सबसे पहले टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ ये चीजें मतलब ऐसी हैं, ये लिविंग चीजें हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हैं, और ये नॉन लिविंग चीजें हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करके उसमें चेंजेस लेकर आ रही हैं। तो अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखिए टेम्परेचर में एक चीज तो है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो आप क्या बोलेंगे, डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल्स तक जाते जाते ये डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। यानी इक्वेटर में हम क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, उसके बाद जैसे जैसे ये पोल्स में जाने लगेगा वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो अब यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, जैसे जो एनसीईआरटी आपको बताती है कि कहाँ पे कौन कौन से रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होते हैं। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर में पोलर की बात करते हैं। सबसे पहले पोलर रीजन, पोलर रीजन को आप क्या कहेंगे, सब जीरो, ठीक है, सब जीरो है पोलर रीजन में, यानी जीरो से कम कम टेम्परेचर उसमें होता है। ये चीज आपको पता भी है कि हाँ होता है, ठीक है। अब लेस देन 50 डिग्री होता है, लेस देन 50 डिग्री कहाँ, इन हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड रीजन में। यहां तो लेस देन 50 बोला। अब उसके बाद मोर देन 50 अगर हम बोलेंगे, मोर देन 50 किसमें होगा, डेजर्ट, डेजर्ट में मोर देन 50, एंड मोर देन 100 to 1000 तक भी होता है, 100 और 1000 डिग्री कहाँ, थर्मल स्ट्रिंग, थर्मल वेंट्स, या जो क्या होंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होती हैं वहां गर्म पानी के फुवारे जो होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है कि कहाँ पे कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपके पास है कि डिफरेंट रेंज को कोई भी कैसे झेल जाता है,
तो अगर आपके पास आता है कि इंडिविजुअल कैसे इन डिफरेंट रेंजेस को झेल सकते हैं, तो दो चीजें याद रखनी है, बेसल मेटाबॉलिज्म और दूसरा एंजाइमेटिक काइनेटिक। ठीक है, एंजाइम्स जिस तरीके से काम करते हैं, जैसे जो यहाँ रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में हीट शॉक प्रोटीन्स पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, हीट शॉक को क्या कर सकते हैं, HSPs इनको कहते हैं, चैपेरॉन्स। तो ये क्या कर सकते हैं, ये हीट को हीट रेजिस्टेंट बना देते हैं एनिमल को। ठीक है, तो इस तरीके से यानी आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक ऑफ एंजाइम और बेसल मेटाबॉलिज्म, दो चीजें याद रखना, क्वेश्चन आ भी सकता है आपके पास, काइनेटिक ऑफ एंजाइम एंड बेसल मेटाबॉलिज्म की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट रेंज में रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया यानी सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर हो गया। अब आपके पास आते हैं दो चीजें इसमें है कि कोई ऑर्गेनिज्म तो ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल जाते हैं, कोई कम को झेलते हैं। तो जो ज्यादा को झेलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल। यूरीथर्मल, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूरीथर्मल। तो एनिमल्स टॉलरेट हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल जाते हैं ये। एग्जाम्पल बर्ड एंड मैमल्स। तो कैसे आप याद रखेंगे, बर्ड एंड मैमल्स जो 4 चैम्बर हार्ट वाले होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट वाले जो होते हैं वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल जाते हैं। और जो उसके बाद दूसरा आता है स्टीनोथर्मल। तो आपको ये याद रखना है, जहां यूरी आएगा ना, अब पीछे सलाइन भी हो सकता है, सलाइन मतलब जो वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को झेल जाएगा बट वाइड रेंज को झेलेगा। तो हाई रेंज कर सकते हैं आप या वाइड रेंज कर सकते हैं, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। स्टीनो जहां पे आ गया तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो झेलेंगे, टॉलरेट भी करेंगे आप इसमें। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ क्या आ जाएंगे, फिशेज हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ईटीसी। ठीक है, लेकिन इसमें क्रोकोडाइल इसके अंदर नहीं आता क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट है, हार्ट वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बेसिस में हम बात करते हैं कि ठीक है, यानी हमें पता चल गया कि जो यूरीथर्मल एनिमल्स होते हैं वो कैसे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये होमियोस्टैसिस शो करते हैं, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही रहेगा, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। सर्दियों में क्या होता है, शिवरिंग करते हैं हम, कांपते हैं, वो क्या है, एक काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे गर्मी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और क्या होता है, टेम्परेचर जो घट गया है वो टेम्परेचर फिर सही उसमें आ जाता है। ठीक है, फिर रेंज में आ जाता है। सेकंड, अगर गर्मियों के टाइम पे हमको ज्यादा गर्मी हो रही है तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के बाद क्या होता है, इवेपोरेशन के बाद कूलिंग इफेक्ट आता है, बाहर से बॉडी ठंडी भी, अंदर भी थोड़ा ठंडा बन जाता है, फिर दोबारा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो यूरीथर्मल इस तरीके से क्या करते हैं, दे आर नोन एज रेगुलेटर्स। तो why they are known as regulators, because they are able to regulate their constant body temperature, कैसे, सर्दियों में शिवरिंग करके और गर्मियों में स्वेटिंग करके। ठीक है, तो अब इसके बेसिस में ही मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ हम क्या क्या कहेंगे कि जो थर्मल के हिसाब से हम कहते हैं, तो यहाँ हम 3 चीजें लेते हैं वैसे, कि एक हो गया इस तरीके से, एक रेगुलेटर हो गया, इसको रेगुलेटर कहते हैं, एक ये हो गया पार्शियल रेगुलेटर, और एक ये हो गया कन्फर्मर। तीनों में क्या डिफरेंस है ये अभी करेंगे हम, कन्फर्मर। ठीक है, रेगुलेटर्स वो होते हैं जो अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, पार्शियल रेगुलेटर वो होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं कर सकते, और कन्फर्मर वो होते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स में आप ये बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या हाइबरनेशन में जो चले जाएंगे, या एस्टिवेशन में चले जाएंगे, माइग्रेशन शो कर देंगे, ऐसे। कन्फर्मर्स वो होते हैं जो अपने आसपास के टेम्परेचर को देख के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने आप में चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बाद में। पहले अब हम बात करते हैं इसी में ही, वाटर की बात करते हैं। वाटर में मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, देखिए अगर हम वाटर में बात करें तो क्या आप, अगर आपसे के पास क्वेश्चन आता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स वाटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि ठीक है, उनको अगर वाटर सही अमाउंट में मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि वाटर की जो क्वालिटी है, जो उसकी क्वांटिटी नहीं, जो उसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी उनके लिए सूटेबल हो। क्या पता
वाटर का पीएच ऐसा है कि जो एक्वाटिक लाइफ है वो उसको नहीं टॉलरेट कर पा रही है, ठीक है, या हो सकता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऐसा हो कि जो एक्वाटिक लाइफ है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे यानी ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो कभी भी वाटर स्ट्रेस को फेस नहीं करते, वो भी वाटर स्ट्रेस को फेस करते हैं। अब यहाँ दो चीजें मैं आपको कह रही हूँ, देखिए यूरिसैलाइन अगर होगा, यूरिसैलाइन का मतलब क्या है, सैलाइन मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को झेल जाते हैं वो यूरिसैलाइन है और ये यूरिहेलाइन है। और जो स्टीनोहेलाइंस हैं तो स्टीनोहेलाइंस क्या है, जो सैलिनिटी को कम क्या करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको बताया, यूरी में आपने वाइड करना है चाहे टेम्परेचर है चाहे सैलिनिटी है, स्टीनो में आपने नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी हो जाती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं इसके बाद ही कि इसमें कुछ कि मतलब यहाँ कौन कौन सी जैसे किस किस वजह से जो वाटर में मतलब और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वाटर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको फेस कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जैसे फ्रेश वाटर में रहने वाला सलाइन वाटर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में है, अगर वो सलाइन वाटर में जाएगा तो वहां से क्या होगा, ज्यादा हाई सॉल्ट वाली कंसंट्रेशन में उसके अंदर से पानी बाहर आने लगेगा और एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही समुद्र में रहने वाला जो जानवर है वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकता, क्योंकि वहां क्या होगा, वहां एंडोऑस्मोसिस होगा, उसके अंदर पानी घुसने लगेगा और जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी और वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो यानी ऑस्मोसिस या तो एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस हो सकता है। किशमिश रेजिन वाला एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लाइट की बात करते हैं। तो लाइट किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या क्या क्यों चाहिए। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। दूसरा फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या होता है कि जब कितने लाइट की इंटेंसिटी में जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करेंगे, फ्लावर्स खिलेंगे। तो कुछ कुछ शॉर्ट डे ड्यूरेशन वाले होते हैं, यानी कम लाइट चाहिए और फ्लावर खिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डे ड्यूरेशन वाले होते हैं कि जब उनको बहुत लंबी देर तक लाइट मिलती रहेगी, बहुत लंबे समय तक लाइट मिलती रहेगी, तभी उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग ब्लूम्स करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए भी दूसरा माइग्रेशन के लिए लाइट जरूरी है। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि माइग्रेशन वो तभी करते हैं जब वो ये देखते हैं कि सर्दियों का टाइम आने लगा है। यहाँ पे जैसे साइबेरियन क्रेन्स वो क्या करती हैं, नॉर्दर्न रीजन्स से वो हमेशा हमारे भरतपुर राजस्थान, कियोलाडो जो भरतपुर राजस्थान में बर्ड सेंचुरी है वहां आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, जब वो नॉर्थ में जब हैं वो देख रहे हैं कि अब वहां सर्दियां आने लगी हैं, धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी कम होने लगी है, रात जल्दी होने लगी है, उनको पता चल जाता है, वो वहां से यहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। तो लाइट यानी किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियडिज्म, माइग्रेशन, ठीक है, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया आपका लाइट। और एक कि लाइट में हम स्पेक्ट्रल क्वालिटी को जरूर मेंटेन वो करते हैं, देखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रल क्वालिटी में जैसे विबग्योर होता है कि यूवी रेज से जो विबग्योर्स आए हैं कि सबके सब ग्रीन और ब्लू रीजन में ही क्या करें, या ये जो रेड और ब्लू रीजन में, सॉरी रेड और ब्लू रीजन में ही उसी में ही खाना बनाएं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सबसे डीपेस्ट ओशियन में रेड एल्गी पाई जाती है। रेड एल्गी ही एक ऐसी एल्गी है जो यूवी कंपोनेंट लेती है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइट का यूवी कंपोनेंट को लेकर, अल्ट्रावायलेट रेज को लेकर खाना बनाती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ही इतनी ज्यादा डीप पेनिट्रेटिंग होती हैं कि वो समुद्र में नीचे तक पहुंच जाती हैं। अदरवाइज जो बाकी स्पेक्ट्रल हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच पाते। तो ये क्या करता है, सिर्फ यूवी का यूज करके क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। गोडिकोव्स इफेक्ट याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था पहले, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। इनके पास पिगमेंट ऐसे होते हैं जो यूवी स्पेक्ट्रम को ले लेते हैं, यूवी रेज को लेकर और तब खाना बनाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद बात करते हैं सॉइल। तो सॉइल में सॉइल जो सिंपल से है कि मतलब सॉइल में जो उसके पीएच होता है और उसके कंपोनेंट्स हैं, या वाटर पर्कुलेशन क्वालिटी हो गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, सॉइल में ग्रेन के साइज को पे मतलब ग्रेन का साइज इन पे डिपेंड होता है कि सॉइल में पीएच कितना है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वाटर की पर्कुलेशन क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें तो सॉइल में सिर्फ यही चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे इसके बाद कि रिस्पॉन्स टू एबायोटिक कंडीशंस में जो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बनाया जो इस तरीके से मैंने बनाया था, ये रेगुलेटर हो गए, ये पार्शियल रेगुलेटर हो गए और ये कन्फर्मर्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इन तीनों चीजों की बात करेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ लेवल में आप याद रखना, इंटरनल लेवल हो गया,
और ये एक्सटर्नल लेवल। रेगुलेटर क्या होते हैं, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शिवरिंग और स्वेटिंग, जो मैंने आपको बता दिया। हीमोस्टेसिस बोलते हैं इस कंडीशन को। रेगुलेटर्स हीमोस्टेसिस शो करते हैं, इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं, ज्यादा सर्वाइवल शो करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इवोल्यूशनरीज साइंटिस्ट जो होते हैं, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट, ये इवोल्यूशन साइंटिस्ट, उन्होंने ये चीज कही है कि जो रेगुलेटर्स हैं यही स्पीशीज के सर्वाइवल में सबसे ज्यादा बेस्ट साबित हुए हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को रखते हैं, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, बर्ड एंड सेकंड मैमल्स। अब उसके बाद बात करते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स किस तरीके से काम करेंगे। उसके बाद सेकंड, अगर मैं कन्फर्मर्स की बात करूं, तो कन्फर्मर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेंटेन देयर टेम्परेचर या which change their body temperature due to या according to ambient temperature, ठीक है। ambient मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से ये क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बिएंट टेम्परेचर आप कर सकते हैं यहाँ पे, बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बिएंट यानी सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग ये अपने आसपास की चीजों को देख के अपने आप में चेंजेस देकर आते हैं, ठीक है। कौन से कन्फर्मर्स हैं ये, कन्फर्मर्स, ठीक है, कन्फर्मर्स की बात की गई है। तो कन्फर्मर्स में अगर ठीक है कि अपने आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर को देख के अपने आप में चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं ये। तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हम एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स इनमें ले सकते हैं। तो कन्फर्मर्स में हम क्या लेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले प्लांट और एनिमल ही कन्फर्मर्स होते हैं, ठीक है। और कैसे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब उसके बाद हम बात करते हैं इसी में ही कि एक एलियन रूल आया था, एलेंस रूल। एलेंस रूल में क्या था, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्या था। एलेंस ने ये चीज कही है, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था कि जो हीट लॉस है और हीट गेन है, मतलब ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक चीज, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, या आप लिख लेंगे हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। यानी सरफेस एरिया की वजह से ही हीट लॉस और हीट गेन होगा। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे जानवर हैं वो कभी भी आपको ठंडी जगहों में देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उनका सरफेस एरिया, अगर हम बात करें, ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें, जैसे मान लीजिए चूहा है, सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा है जो उसने घेर रखा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो घेरेगा उतना ज्यादा हीट लॉस के चांसेस उसकी बॉडी से ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यानी ये ऐसी जगहों में होगा जहां बहुत ज्यादा ठंड ना हो। तो इसीलिए और यहाँ इन्होंने ये चीज भी बोली थी कि जो लोग, जो जानवर ठंडी जगहों में रहते हैं उनके शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज होते हैं, यानी छोटे छोटे कान होंगे उनके, छोटे छोटे हाथ पांव होंगे उनके, और उनका सरफेस एरिया भी कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ठंडी जगहों में हमको छोटे एनिमल्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि एलियन ने क्या कहा था। और उन्होंने ये चीज भी कही थी कि इसको मेंटेन करने के लिए ये जो जानवर होते हैं, ये जानवर क्या करते हैं, रिपीटेड, मतलब अगेन एंड अगेन खाना खाते हैं। जैसे चूहे की हम बात करते हैं तो चूहे में आपने ये चीज देखी कि बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी से हीट का लॉस होता रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, बॉडी के साइज के हिसाब से सरफेस एरिया ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा होगा। तो उस हीट लॉस को दोबारा से गेन करने के लिए वो क्या करेगा, अगेन एंड अगेन खाता रहेगा, ताकि मेटाबॉलिज्म जल्दी हो, मेटाबॉलिज्म बढ़े, रेस्पिरेशन तेजी से हो और उसको एनर्जी ज्यादा मिल जाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए ही वो क्या करते हैं, बार बार खाना खाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में ही कि तो ये आपको पता चल गया कि क्यों जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो कहाँ नहीं रहते, पोलर रीजन में नहीं रहते, क्योंकि वहां पे हीट लॉस ज्यादा हो जाता है उनकी बॉडी से। फिर इनके छोटे छोटे हाथ पांव भी क्यों होते हैं पोलर रीजन में रहने वाले जानवरों के, ताकि उनसे हीट का लॉस ना हो सके। गर्मी ज्यादा हमारे कानों से निकलती है, हाथों से निकलती है और पाँव से निकलती है, इसीलिए हमारे पाँव जल्दी ठंडे हो जाते हैं सर्दियों में, ठीक है। कान में आपने बाल लग कर दिए हैं आगे या आपने कैप पहन ली है तो आपको गर्मी गर्मी सी होने लगेगी बॉडी में। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हीट लिबरेट हो रही थी उस हीट को आपने ट्रैप कर लिया तो फिर बॉडी गर्म होने लगती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं पार्शियल रेगुलेटर, लास्ट बचा पार्शियल रेगुलेटर। तो ये जो पार्शियल रेगुलेटर होते हैं ये क्या करते हैं, जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है तो ये क्या करते हैं, ये लोकलाइज्ड होते हैं, किसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ही कहीं पे रहते हैं। अदरवाइज ये क्या करते हैं,
ये कुछ चेंजेस दिखाते हैं। तो चेंजेस ये क्या क्या दिखाएंगे, चेंजेस ये दिखाते हैं जैसे एस्टिवेशन, समर स्लीप, समर स्लीप जैसे स्नेल आपको सर्दियों में नहीं मिलेगा, शंख का कीड़ा जो होता है सर्दियों में नहीं मिलता, सॉरी गर्मियों में नहीं मिलता, तो समर स्लीप में चला जाता है। उसकी स्किन ऐसी है ना, ज्यादा स्किन मतलब कैसे सॉफ्ट है और उसने जमीन पे बिल्कुल रगड़ के चलना है, तो क्या होता है इसकी वजह से जल जाएगी वो, इसीलिए वो नहीं दिखते। हाइबरनेशन बेयर का हो गया, जैसे हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहा जाता है, कुछ इसमें चले जाते हैं। कुछ माइग्रेशन शो करते हैं, तो माइग्रेशन का आप लिखेंगे एग्जांपल साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन का क्या लिखेंगे कि ये नॉर्थ पार्ट से, हमेशा नॉर्दर्न रीजन से ये हमारे कियोलाडो भरतपुर में जो क्या है बर्ड सेंचुरी है राजस्थान, ये वहां आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे विंटर्स के टाइम पे, और जैसे इनको लग रहा है कि अब विंटर चला गया होगा, जाने वाला है, तो उसके बाद ये यहाँ से दोबारा वहीं चले जाते हैं। बट माइग्रेशन कोई भी कम टाइम के लिए शो करेगा, ठीक है, मतलब फिर दोबारा से चला जाएगा, अपने जगह पे ही चला जाएगा फिर दोबारा से, ये आप कह सकते हैं। और यही जो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं ये दो चीजें और शो करते हैं, तो यहाँ सस्पेंड और डायपॉज स्टेज, ठीक है। तो एक आता है सस्पेंड और डायपॉज। सस्पेंड में बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये क्या करते हैं अपने बाहर स्पोर्स की थिक वॉल डेवलप कर देते हैं, तो डेवलप स्पोर्स वॉल, स्पोर की वॉल को डेवलप कर देते हैं, तो सस्पेंड में चले जाते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए ये क्या करेंगे, जैसे ये लोअर प्लांट्स भी आप हो सकते हैं, इसी में लोअर प्लांट भी कर सकते हैं, आप लिख लीजिएगा लोअर प्लांट्स भी। तो लोअर प्लांट्स ये क्या करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन को कोप अप करने के लिए क्या करते हैं, अपने ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं। टाइपॉज में बात करते हैं तो ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन भी ये काम करेंगे, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सस्पेंड करके चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और क्या मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अभी क्या है स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर होती है वो दोबारा से अपने नॉर्मल कामों में आ जाते हैं। तो डायपॉज में याद रखिएगा ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, ये क्या करेंगे डायपॉज स्टेज शो करते हैं, यानी स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, क्या बोलेंगे आप इसको, डायपॉज को स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सस्पेंड वाली कंडीशन कौन शो करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट्स। जो डायपॉज कंडीशन है वो भी सस्पेंडेड डेवलपमेंट वाली स्टेज है, कि डेवलपमेंट हल्का हल्का चल रहा है, सस्पेंड होके चल रहा है। ये कौन शो करते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स, समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जो ऐसे वो होते हैं जानवर जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका ये कंप्लीट। अब उसके बाद एडेप्टेशन की बात करते हैं, तो रेगुलेटर वो होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है, शिवरिंग और स्वेटिंग से। फिर कन्फर्मर्स वो हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे, बट बना तो पाएंगे नहीं, चेंज करते हैं वो अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से। इसमें एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, और पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो क्या करेंगे स्ट्रेसफुल कंडीशन तक ही एक जगह से या तो चले जाएंगे या एक जगह में ही क्या करेंगे अपने आप को सस्पेंड कर देंगे, कुछ एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, जैसे हाइबरनेशन एस्टिवेशन में हो गया, माइग्रेशन में तो छोड़ के चले जाएंगे, सस्पेंड और डायपॉज कंडीशन हो गई। एग्जांपल याद रखिएगा बस कि किसमें क्या क्या एग्जांपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उसके बाद एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, अब आपको याद भी रह जाएगा, ज्यादा दिन है नहीं तो आप सुनेंगे भी तो आपको याद रह ही जाएगा। देखिए एडेप्टेशन में हम बात करते हैं कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ये चारों टाइप के चेंजेस हो सकते हैं कि इन चेंजेस की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में रहने लायक बन जाए, बस, ठीक है। कि मतलब किसी भी जगह में किसी ऑर्गेनिज्म को रहने लायक बनाना है, तो इनमें से कोई सा भी चेंजेस हो जाए, बिहेवियरल हो जाए, मॉर्फोलॉजिकल हो जाए, बायोकेमिकल हो जाए, या फिजियोलॉजिकल हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो एडेप्टेशन होते हैं वो जेनेटिकली फिक्स भी हो जाते हैं, कि मतलब हम किसी एक जैसे हम साउथ अफ्रीका से मान लीजिए इंडिया में आए और अब हम इंडिया में ही रहने लग गए, तो अब क्या होगा, जो एडेप्टेशन हमने कुछ टाइम के लिए शो किया वो, क्योंकि हमें हमेशा यही रहना है, तो वो जेनेटिकली फिक्स हो जाएंगे, हमारे बाद हमारी जनरेशन, फिर उसके आगे जनरेशन, इस तरीके से चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में आपको बता रही हूँ, पहले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में सुनते रहिए बस। देखिए मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम ये कह सकते हैं, जैसे
डेजर्ट प्लांट में हम बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी में उसने क्या किया, उसने थॉर्न्स और स्पाइन्स डेवलप कर लिया अपने आप में, ताकि कोई उसको खा ना सके, ब्राउजिंग एनिमल से वो बच जाए और डिफेंस से भी वो, मतलब डिफेंस सिस्टम भी उसके लिए हो जाए। सेकेंड हम कह सकते हैं डीप संकन स्टोमेटा, मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें डीप संकन स्टोमेटा प्रेजेंट हो, यानी स्टोमेटा क्या हो, बहुत अंदर तक धंस जाए इस तरीके से, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए। थर्ड है ओपनचिया, ओपनचिया में नो लीव्स, लीव्स ना हो वहां पे, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि जो क्या होती है, स्टेम होती है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है ग्रीन कलर में और वही फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करती है। लीव क्यों गायब करवाई उसने, क्योंकि उसको जरूरत थी लीव गायब कराने की, क्यों जरूरत थी, नहीं तो फोटो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है, पानी का लॉस होता रहता है, जितनी ज्यादा लीव होती पानी का लॉस ज्यादा होता। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे, और चौथा अगर हम बात करें तो थिक क्यूटिकल, यानी डेजर्ट की प्लांट में जो पत्तियां होती हैं उनके बाहर वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस ना हो सके ज्यादा, तो थिक क्यूटिकल। चार चीजें बताई मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में, थिक क्यूटिकल, डीप संकन स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स एंड स्पाइन्स, एंड द फोर्थ इज जो ओपनचिया है, लीव्स उसमें नहीं होंगी, स्टेम मॉडिफाइड हो जाएगी ग्रीन कलर में और खाना बनाने का काम वो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट में ही, तो आपने कैम्प सुना होगा, CAM, क्राइसोलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो एसिड है वो रात के टाइम पे फिक्स हो जाता है और दिन के टाइम पे उसी से ही खाना बनेगा। तो क्योंकि दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होंगे तो CO2 कैसे अंदर जाएगा, तो रात के टाइम पे ही CO2 फिक्स होके एसिड बना देता है, ऑक्सैलिक एसिड बना देगा, मैलिक एसिड बना देगा, और फिर दिन के टाइम पे इसी एसिड से क्या होता है, C3 साइकिल में जाके खाना बनता है, ठीक है। ये सब तो आपको पता हो गई कि C3 साइकिल में ही जाके डार्क रिएक्शन जिसको कहा जाता है, उसी टाइम पे पेड़ों में, किसी भी पेड़ों में उसी टाइम पे खाना बनता है, ठीक है। तो क्या हम बात पे भी ये शो करते हैं, ये क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। अब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एनिमल्स में बात करते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एनिमल्स, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कंगारू रैट, सबसे पहले नंबर 1 कंगारू रैट। कंगारू रैट का क्या होता है, यहाँ ये रैट क्या करते हैं, ये अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर देते हैं, पहली चीज कंसंट्रेट यूरिन, और दूसरा मिनिमाइज या वाटर का जो क्या है कि वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट बाय फैट ऑक्सीडेशन। इनकी बॉडी में जो फैट होता है उसको ऑक्सीडाइज करके ये वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। और दूसरा मिनिमाइज या कंसंट्रेट यूरिन, अपने यूरिन को इतना कंसंट्रेट कर देते हैं कि पानी को लॉस नहीं होने देते, इसकी वजह से ये अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न अमेरिकन डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ, नॉर्दर्न अमेरिकन डेजर्ट में पाए जा रहे हैं। तो अब वहां पे तो पानी वैसे भी कम होता है, तो कम है, तो कैसे पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, अपनी बॉडी के फैट को, तो बॉडी फैट ऑक्सीडेशन, बाय देयर बॉडी फैट ऑक्सीडेशन। दूसरा कंसंट्रेट कर देते हैं यूरिन को। एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आपने किसमें पढ़ लिया, एनिमल में पढ़ लिया, कंगारू रैट। सेकंड उसके बाद बात करते हैं पोलर सी एनिमल्स जो होते हैं। तो पोलर सी एनिमल्स में जैसे उसमें आप खुद ही लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इसको क्योंकि पानी में रहना होता है, ठंड से कैसे कोप अप करेगा, तो ये क्या करते हैं, अपने आप में बल्बर्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे सील की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, बल्बर्स कर देते हैं, बल्बर्स इनमें होते हैं और बहुत मोटी सी स्किन हो जाती है, तो उसके वजह से भी ये भी इनका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया, ठीक है, कि इसके वजह से ये क्या करते हैं, आराम से सर्वाइव कर सकते हैं पानी में भी। थर्ड हो गया पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड, जैसे रोहतांग पास हो गया, मानसरोवर हो गया, इतनी ऊंची जगहों में रहने वाले जो पीपल होते हैं, वो पीपल क्या करते हैं, तो इनमें एक तो एल्टीट्यूड सिकनेस देखा जाता है। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, पहाड़ों में जाने पे हमको कुछ प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी में फेस करनी पड़े अगर, तो जैसे नोजिया हो गया, ठीक है, कि और हार्ट पल्पिटेशन हो गया, तो दिल घबराता है, जैसे धक-धक करने लगता है बहुत ज्यादा तेजी से, तो ये हो गया फटीग, थकान लगती है, ठीक है। एनॉक्सिया हो गया कि सांस कमी हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये कुछ एल्टीट्यूड सिकनेस है कि ऊपर जाने में, पहाड़ों की तरफ जाने में हमको फटीग हो सकता है, हमको नोजिया हो सकता है, एनॉक्सिया हो सकता है, हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज आप समझिए थोड़ा सा, कैसा क्यों होता है, इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ मैं बता रही हूँ इन हाई एल्टीट्यूड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ होगा। अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, सो लेस ऑक्सीजन, लेस O2, O2 यहाँ पे कम होगी, ठीक है, और मतलब पूरी O2 नहीं हो पाएगी। अब O2 पूरी नहीं होगी तो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या एडेप्टेशन ये करेंगे, एडेप्टेशन मैं आपको बता रही हूँ। एडेप्टेशन ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, एक तो इंक्रीज आरबीसीज, इनकी बॉडी में आरबीसीज ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है हमारे अकॉर्डिंग, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की बॉडी में आरबीसीज और हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। दूसरा इनका क्या होता है, लोअर बाइंडिंग कैपेसिटी, लोअर HbO2 बाइंडिंग कैपेसिटी। लोअर का मतलब क्या हो गया कि अगर कम हीमोग्लोबिन भी है या कम ऑक्सीजन भी है तो वो तुरंत Hb के साथ बाइंड कर जाएगा। हाइयर का मतलब है कि दोनों चीजों को ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लोअर क्यों लिखा रहता है एनसीईआरटी में, हाइयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हाइयर, लोअर, ठीक है। लोअर का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन कम है तो हीमोग्लोबिन उस कम ऑक्सीजन को भी टाइटली जल्दी से बाइंड कर लेगी, क्विकली बाइंड कर लेगी, और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये एक एडेप्टेशन इनकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी ये तो होता ही है कि इनकी बॉडी में स्टैमिना ज्यादा होता है, आरबीसी ज्यादा होती हैं, और हीमोग्लोबिन हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं माइक्रोब्स की बात करती हूँ इसके अलावा एडेप्टेशन में, माइक्रोब्स में जैसे आर्ची बैक्टीरिया जो बहुत थर्मल स्प्रिंग में रहते हैं, तो वहां अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ये इनमें हीट शॉक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनकी सेल वॉल इस तरीके की होती है कि ये ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद बिहेवियरल एडेप्टेशन में समझ सुनी है बस। बिहेवियरल एडेप्टेशन में डेजर्ट लेजर्ट होती है, एक डेजर्ट में रहने वाली लेजर्ट, ये क्या करती है, जैसे इसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, ये जाती है सनबर्स्ट करती है, यानी सूरज में अपने आप को तपाती है, बस्ट करती है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है दोबारा शैडो या शैडी प्लेस में आ जाती है, ठीक है। फिर जैसे इसको लग रहा है कि टेम्परेचर डाउन होने लग गया, फिर दोबारा जाती है, सनबस्ट करती है, और यही मतलब इसका बिहेवियर ही हो गया है ये। मतलब अब उसको सोचना नहीं पड़ रहा है कि वो उसे अब छाया में जाना है और उसमें जाना है, उसको बिहेवियर में शामिल हो गया है कि वो खुद ही उसकी बॉडी ऐसा करने लगेगी कि कुछ देर यहाँ, कुछ देर वहां, कुछ देर यहाँ, कुछ देर वहां, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशन। उसके बाद जैसे कुछ में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम प्लांट्स वगैरह में भी बात करते हैं तो एडेप्टेशन शो करते हैं, तो एडेप्टेशन में भी आपको बाद में बताऊंगी कि प्लांट्स में कैसे एडेप्टेशन शो करते हैं वो, ठीक है। तो जैसे क्रिप्टिक कीमोफ्लाइज कर देते हैं, कुछ अपने अंदर केमिकल्स को भर देते हैं और उसके वजह से एडेप्टेशन शो होता है उन्हें। अब मैं आपको थोड़ा ये बता रही हूँ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स की मैं बात करती हूँ। देखिए इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स में क्या चीजें आएंगी, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल में आप बर्थ की बात करते हैं, आप डेथ की बात करते हैं, आप जेंडर की बात करते हैं या सेक्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप बर्थ रेट की बात करते हैं यानी नैटेलिटी, फिर आप डेथ रेट की बात करते हैं यानी मॉर्टेलिटी, और आप सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तीन चीजें, ठीक है। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स में आपने बोला किसी इंसान ने जन्म लिया, वो मर गया और उसका सेक्स क्या है। इसमें आपने पॉपुलेशन में बोला पॉपुलेशन का बर्थ रेट कितना है, पॉपुलेशन की डेथ रेट कितनी है, पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो कितना है। अब ये तीनों चीजें मैं आपको बता रही हूँ, तीनों। देखिए बर्थ रेट निकालने के लिए आप किस तरीके से निकालेंगे, जैसे एनसीईआरटी भी एक एग्जांपल देती है, लोटस का एग्जांपल है कुछ कि पॉन्ड है और पॉन्ड में जो लोटस है तो आई थिंक वो 20 लोटस पहले हैं और 8 लोटस बाद में आए, तो प्रीवियस लोटस लिख रही हूं मैं कि प्रीवियस लोटस 28, फिर रिप्रोडक्शन और न्यू लोटस 8, तो टोटल कितना हो गया, यानी यहाँ ये शायद 20 दिया हुआ है उसमें, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं अब कि इसमें कैसे हमने जो बर्थ रेट है कि बर्थ रेट निकालो, बर्थ रेट है कि बर्थ रेट निकालनी है आपको, तो बर्थ रेट आप कैसे निकालेंगे, ये जो नया है और जो पुराना था इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 0.4%, इतना हो गया आपका बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट हो गया 0.4%। वैसे ही डेथ रेट आपने निकालना है कि जो डेथ रेट होगा कि कितना है, जैसे डेथ रेट में भी हम बात करते हैं कि मैंने आपको कह दिया कि किसी भी जगह का आप अगर 200 ले लीजिए या आप कितना भी ले लीजिए, 40 ले लेते हैं, चलो 40 ले लिया आपने, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि जो डेथ हुई है वो डेथ कितनी हुई है, 10 हुई है,
तो आपने अब 30 नहीं करना, मतलब ऐसे तो 30 हो गया ना, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, तो 10/40 इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब आपने क्या करना है, जो टोटल पॉपुलेशन आई है, माइनस या प्लस नहीं करना आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले कितने थी, बाद में कितने मरे, तो जितने मरे उतना अपॉन पहले कितने थे, या कितने जिंदा हुए, कितने औरों ने जन्म लिया, तो जन्म कितनों ने लिया अपॉन पहले कितने थे। ठीक है, इस तरीके से आपने निकालना है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ हम बोले नंबर ऑफ मेल्स इन पर 1000 फीमेल्स, 1000 फीमेल्स में कितने मेल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इन पर 1000 मेल्स। ठीक है, इस तरीके से आपने सेक्स रेशियो निकालना है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन या एज पिरामिड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो बर्थ रेट डेथ रेट। पॉपुलेशन पिरामिड की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है, इस तरीके से आपके पास ये वाले जो हैं, ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव वाले हैं, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले बूढ़े लोग इसमें आ गए। ठीक है, इस तरीके से एज पिरामिड ऐसा बनता है। तो ये हो गया। अब एज पिरामिड में ये जो मैंने बनाया, ये मैंने एक्सपेंडिंग बनाया, ये तो सबको पता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि बाद में तो पॉपुलेशन मतलब बाद में तो कम ही होंगे, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जन्म ज्यादा ने लिया, रिप्रोडक्शन वाले एज तक कम पहुंच पाए, और बुढ़ापे तक और भी कम पहुंच पाए, यानी इनकी डेथ यहीं पे हो गई। ठीक है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। दूसरा स्टेबल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता स्टेबल पॉपुलेशन में, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये लास्ट में तो खैर कम हो गई। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल एज पिरामिड आप कह सकते हैं। और एक डिक्लाइनिंग होता है, तो डिक्लाइनिंग में आप करेंगे कि पहले जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो कम है, रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कम है, यानी डिक्लाइनिंग। इस तरीके से 3 ये होते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कैसा भी अगर आ जाता है आपके पास, तो आप कर लेंगे आई थिंक कि पोस्ट रिप्रोडक्शन, ये जिसमें सबसे नीचे और सबसे ऊपर कम हो और बीच में ज्यादा हो, तो आप देख लेंगे कि डिक्लाइनिंग वो होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कहते हैं, ये क्या करता है, ये प्रेजेंटेशन है जो ह्यूमन पॉपुलेशन को बताता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन की डेंसिटी। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं, सॉरी एन से डिनोट करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन की घनत्व, मतलब किसी भी एक एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रह रहे हैं। ठीक है, तो डेंसिटी में अगर हम बात करते हैं, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं डेंसिटी, समझते रहिए बस। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपने कैसे निकालनी है, तो एक तो आप एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं, और एक रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब है जहां आपको एग्जैक्ट पता है चीजें, आप चेक कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन रिलेटिव वाले में हम क्या कहेंगे, जैसे टाइगर सेंसेक्स की हम बात करते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन का पता लगाना है, तो उसके जो पग मार्क्स होते हैं, पंजे, उसके पंजों को देख के लाते हैं, और उसका फिंगरप्रिंटिंग होती है, जैसे वैसे ही स्टडी की जाती है। या उसका जो फीकस मटेरियल है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है, स्टूल, ठीक है, एक्सक्रीटा जो है, उस एक्सक्रीटा से डीएनए निकाल के तब टेस्ट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ टाइगर्स इस फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं। वो रिलेटिव डेंसिटी है, जहां आप एग्जैक्ट पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट डेंसिटी में आप एग्जैक्ट पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी कभी कभी बायोमास से भी निकलती है, जैसे मैंने बोला एक बैनियान ट्री है बहुत बड़ा, उसमें 200 करीब बर्ड्स हैं, छोटी छोटी बर्ड्स, तो अब डेंसिटी तो बर्ड्स की ज्यादा होगी, बैनियान ट्री की कम होगी। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि डेंसिटी बैनियान ट्री की ज्यादा है, तो यानी मैंने परसेंटेज ऑफ बायोमास कवर निकाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं देखे, मैंने देखा कि किसने ज्यादा जगह घेरी हुई है, नंबर ऑफ क्या हो गया कि परसेंटेज ऑफ बायोमास या एरिया कवर्ड किसका है, तो ऑब्वियस सी बात है बैनियान ट्री का ज्यादा है, तो वहां पे ऐसा करके भी निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में कि यहाँ मतलब किस तरीके से, तो आप ये याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, हम एन से डिनोट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को। अब यहाँ कि इसी के बेसिस पे 2 चीजें आ जाती हैं, तो वो 2 चीजें क्या है, ये याद रखिएगा कि टाइगर सेंसेक्स जो है, यानी रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करते हैं। अब किसी भी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉपुलेशन को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ नेटेलिटी, समझिए नेटेलिटी और इमिग्रेशन, इंक्रीज नेटेलिटी यानी डेथ वो बर्थ बढ़ा, प्लस इंक्रीज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए,
जब कोई पॉपुलेशन हमारी सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन थी, यहाँ छोड़ के कहीं और जा चुकी थी, लेकिन अब वो दोबारा यहाँ आ गई है। ये चलिए यहाँ से छोड़ के नहीं गई थी, लेकिन वो कहीं और से हमेशा के लिए यहाँ आके बस गई है, वो है इमिग्रेशन। इन दोनों की वजह से हमेशा इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। इंक्रीज पॉपुलेशन एंड इट्स डेंसिटी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। दूसरा, इंक्रीज मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट अगर ज्यादा होगा, प्लस इंक्रीज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है जो कोई हमेशा के लिए हमारी जगह को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ आई वाला जो है यानी इन बोलते हैं, इन मतलब अंदर आना, तो अंदर आ रहा है ऐसे याद रखना, और इमी मतलब बाहर जा रहा है। तो डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो n क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी है एट टाइम t, इफ n डेंसिटी एट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t अगर ये है, तो मतलब इसमें आपने कैसे पता लगाना है कि इसकी डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 में कितनी होगी। तो इट्स डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 इज t प्लस 1 में इसकी डेंसिटी कितनी होने वाली है। तो यहाँ नॉर्मल सी बात है, आपने किसमें डेंसिटी को t प्लस 1 में आपने देखना है। हमने क्या बोला कि t प्लस 1 में जो टाइम t प्लस 1 है उसमें कितनी डेंसिटी इसकी होगी। तो डेंसिटी कितनी होगी, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले n t यानी डेंसिटी एट टाइम t, ये क्या है डेंसिटी, n मतलब डेंसिटी और t मतलब हो गया एट टाइम t। तो कितना होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें दोनों जो पॉजिटिव वाली चीजें हैं उनको एक तरफ लिख लेना है। ये हो गया बर्थ रेट, ये हो गया इमिग्रेशन, ये हो गया डेथ रेट और ये हो गया इमाइग्रेशन का। तो आपने क्या करना है, दोनों पहले प्लस प्लस वाली चीजों को एक तरफ लिख लीजिए। लिख लिया इस तरीके से, यानी जिन्होंने पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाना है उसको आपने एक तरफ लिख लिया पहले। ठीक है, उसके बाद आप इसको माइनस कर देंगे किससे, जिन्होंने घटाना है, d प्लस em, इस तरीके से। ठीक है, प्लस क्यों किया इसमें, इनके में प्लस क्यों किया या इनमें भी प्लस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मिलकर पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ये दोनों मिलकर पॉपुलेशन की डेंसिटी को घटा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। तो ये हो गया आपका मतलब पॉपुलेशन को एट टाइम t प्लस 1 में अगर आपने निकालना है डेंसिटी को, तो आप क्या लेंगे, पॉपुलेशन या डेंसिटी एट टाइम t, दोनों चीजें जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ा रही हैं माइनस दोनों वो चीजें जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को घटा रही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे दो आपके कर्व आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देन अब इसके बाद बात करते हैं यही कि इसमें दो कर्व आते हैं, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक कर्व। एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्रिक और जे शेप कर्व, जे शेप कर्व। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, इस तरीके से ये कर्व ये बताता है कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, ये है डेंसिटी, ये है टाइम t। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn अपॉन, ठीक है, इस तरीके से dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn अपॉन t नहीं, इसमें सिर्फ rn आता है कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। तो यहाँ जो r है वो वही है कि ग्रोथ, बर्थ रेट और डेथ रेट वो सब और डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो ये इससे डिनोट करते हैं, यानी ये वाला ये कर्व ये बता रहा है कि रिसोर्स सही रहते हैं और हमेशा किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ बस होती ही चली जाती है, जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। तो ये नॉट ट्रू, नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, भले ये दिया गया था बट ये सही नहीं है और जे शेप का ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड इसी को लॉजिस्टिक भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, जहां लॉजिक वाली चीज बोली गई है वो ट्रू होगी, रियलिस्टिक होता है ये। और इसी को एस शेप ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, एस शेप, और पर्ल वेरोलिस्टिक, वेरोलिस्टिक पर्ल ग्रोथ कर्व भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वेरोलिस्टिक पर्ल ग्रोथ कर्व। ये क्या बता रहा है, ये इस तरीके से बताता है कि ये हो गया के। ठीक है, तो ये क्या बताता है इसमें कि ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, ये एस शेप का होता है इस तरीके से,
और के से ऊपर ये नहीं जा पाएगी, ठीक है। के क्या हो गई, कैरिंग कैपेसिटी, इसको आप लिख लेंगे खुद ही, के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, dA/dt इज इक्वल टू Rn K माइनस N/K, ठीक है। ये तो K जो है, यानी वो K क्या है, K किसको बता रहा है, K का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। देखो कैरिंग कैपेसिटी में क्या होता है, एट कैरिंग कैपेसिटी, एट के पॉपुलेशन की ग्रोथ 0 होती है, ठीक है। K के ऊपर नेगेटिव होती है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो ही नहीं सकती, और K से नीचे नीचे पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहां समझिए K क्या है, K कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि नेचर की वो कैपेसिटी जिसमें वो मैक्सिमम किसी को सरवाइव करवा सकता है, मरने नहीं देगा, सरवाइव जितना हो सकता है वो झेलेगा, ठीक है, और उसको सरवाइव कराएगा। तो ये है कैरिंग कैपेसिटी। तो मतलब ये है कि पॉपुलेशन तब तक ही बढ़ सकती है जब तक नेचर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जब नेचर उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो वो नहीं बढ़ सकती आगे। तो इस तरीके से ये मोर रियलिस्टिक है कि जब रिसोर्स ज्यादा थे तो पॉपुलेशन का एकदम से तेजी से बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्स कम होने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी, रिसोर्स कम होने लगे, तो फिर नेचर ने भी क्या किया, उसकी लाइफ को, उस पॉपुलेशन की लाइफ को सपोर्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस तरीके से ये रुक गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरैक्शन आता है। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन में आपको शॉर्ट में बताऊंगी। देखिए पॉपुलेशन इंटरैक्शन में सबसे पहले मैं प्रीडेटर की बात करती हूँ। तो प्रीडेटर में प्रीडेटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा एक को नुकसान, फायदे को ऐसे करेंगे, नुकसान को ऐसे करेंगे, और जो जीरो होता है यानी न्यूट्रल। तो प्रीडेटर में देखिए, प्रीडेटर का होना भी जरूरी है। कभी कभी प्रीडेटर कॉन्डक्ट के जैसे काम करता है। कॉन्डक्ट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, या ट्रांसफर होने का काम हो रहा है जिससे। तो प्रीडेटर भी जरूरी होता है क्योंकि ये मेंटेन करता है, जो प्रे होता है उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, और इकोसिस्टम में क्या करेगा, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रीडेटिज्म में। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। पिसेस्टर नाम की स्टारफिश थी, ठीक है, कि पैसिफिक अमेरिकन कोस्ट की ये बात है। रॉकी इंटरटाइडल जो कम्युनिटीज थी वहां पे पैसिफिक इंटरकोस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, पिसेस्टर नाम की एक स्टारफिश थी, ये बहुत ही पोटेंट क्या थी, प्रेडेटर थी। अब इसको निकाल दिया गया, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि देखते हैं प्रेडेटर को निकाल के क्या होता है। निकाल दिया इसको। अब निकालने के बाद क्या होता है कि 10 इनवर्टिब्रेट्स की जो स्पीशीज थी वो खत्म हो गई, वो खुद ही गायब हो गई, वो खत्म हो गई। इसका मतलब है उन स्पीशीज के बीच में कंपटीशन बढ़ा। क्यों? क्योंकि प्रेडेटर तो अब है नहीं, डर किसी की है नहीं, शिकारी की डर है नहीं, तो वो आपस में कम्पीट करने लगी। पहले शिकारी सबको बराबर बराबर खा लिया करता था, सबकी पॉपुलेशन कंट्रोल थी। अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ी इनवर्टिब्रेट्स की, और उन्होंने आपस में इतना कंपटीशन किया कि एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दिया। और कंडीशन ये हुई कि 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज खत्म, ठीक है। इससे पता चला कि प्रेडेटर का होना भी जरूरी है, ठीक है। दूसरा कि कभी कभी प्रेडेटर क्या होता है, जो एक्सोटिक स्पीशीज होती है वो कभी कभी नेटिव स्पीशीज को खत्म कर देती है। जैसे कैक्टस आया था, एक ऐसा प्रिकली प्रे कैक्टस था। वो कैक्टस जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ऑस्ट्रेलिया की ये बात थी, तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने क्या किया, नेटिव स्पीशीज को खत्म करना शुरू कर दिया। तो प्रेडेटर कभी कभी ऐसे भी होते हैं। तो फिर इसको कैसे कंट्रोल किया कि प्रेडेटर को खाने वाला मॉथ लेकर आए थे, तो कैक्टस फीडिंग मॉथ लेकर आए थे, तो उसने कैक्टस को खाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आ गई थी। तो अब डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ डिफेंस सिस्टम तो करेगा, वो क्या क्या होंगे। कभी कभी अपने आप में कलर चेंजेस करते हैं, क्रिप्टिक कीमोफ्लैज, जैसे फ्रॉग हो गया और चैमेलियन हो गई, ठीक है, कि जैसे प्रेडेटर आता है तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं, क्रिप्टिक कीमोफ्लैज कर सकते हैं। दूसरा मोनार्च बटरफ्लाई है। मोनार्च बटरफ्लाई जब छोटी रहती है तो ये कुछ ऐसे पॉइजनस उनको खाती है, कैटरपिलर स्टेज में ये पॉइजनस चीजों को खाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर पॉइजन डेवलप हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा डिसटेस्टफुल हो जाती है। जैसे ही इसको इंसेक्ट, वो इसका जो प्रेडेटर है इसको खाने के लिए आए, बर्ड्स इसको खाने के लिए आई, उनको बहुत डिसटेस्टफुल लगती है और वो इसको नहीं खाते। तो मोनार्च बटरफ्लाई क्या करती है, अपने कैटरपिलर स्टेज में ये पॉइजन या डिसटेस्टफुल केमिकल्स को खा के अपने अंदर डेवलप कर लेती है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया कि जो प्रे होते हैं वो प्रे क्या करेंगे, बचने के लिए मतलब अपने आप में पॉइजन भी डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट है डिफेंस सिस्टम। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे 25% इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फैटोफैगस होते हैं, यानी प्लांट्स के सैप को खाते हैं, ठीक है। अब उन इंसेक्ट से बचने के लिए क्या क्या किया जाए, तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट से बचने के लिए या अदर चीजें भी है, जैसे
कैलोट्रोपस है। कैलोट्रोपस क्या होता है, ये अपने अंदर ऐसा केमिकल डेवलप कर लेता है प्लांट जो कार्डियक ग्लाइकोसिडेज होता है। जैसे ही एनिमल इसको खाते हैं एनिमल्स की डेथ होने लगती है, तो और एनिमल्स ये देख के उसे नहीं खाते। क्या बोला मैंने, जो कैक्टर जो क्या है ये कैलोट्रोपस है, कैलोट्रोपस अपने अंदर कार्डियक ग्लाइकोसिडेज नाम के केमिकल को डेवलप कर लेता है। ठीक है, फिर थर्ड चीज, फिर नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊं तो जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, और ये हो गया क्वानिन हो गया, मलेरियल ड्रग जो है क्वानिन हो गया, स्ट्रैटेचिन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत अजीब सा टेस्ट इनका होता है, डिस्टेस्टफुल ये होते हैं, तो इनको एनिमल्स नहीं खाते, ऐसे प्लांट्स को एनिमल्स नहीं खाते। तो यहाँ पे इनका फायदा हो गया कि ये बच गए। ठीक है, किससे, प्रेडेटर से बच गए हैं ये। सेकंड बात करते हैं कंपटीशन। कंपटीशन में ये कहा जाता है कि दोनों को नुकसान हो रहा है, भले बाद में कोई एक जीत जाए लेकिन कंपटीशन के दौरान दोनों को ही नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें कंपटीशन में ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक इसमें क्या हुआ था, फ्लैमिंगो नाम की जो चिड़िया होती हैं, ठीक है, जो समुद्र के किनारे रहती हैं, इनके बीच में और फिशेस के बीच में कंपटीशन हुआ कॉमन सी फूड जू प्लैंक्टॉन्स को लेके। ठीक है, कि दोनों जू प्लैंक्टॉन्स को खाते थे, इनके बीच में कंपटीशन होने लगा। ठीक है, यहाँ कंपटीशन किस किस के बीच में हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है दो ऐसी स्पीशीज के बीच में जो एक साथ रहती नहीं है, जो एक हवा में रह रही है और एक पानी में रह रही है, इनके बीच में। तो कभी कभी अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो जाया करता है। ठीक है, कभी कभी कंपटीशन ऐसा होता है कि एक कॉम्पिटिटर की फीडिंग हैबिट दूसरे कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचा देती है, दूसरा कॉम्पिटिटर भाग जाएगा। एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब है कंपटीशन हुआ और एक रिलीज हो गया, भाग गया। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ हम बात कर सकते हैं, हाँ, जैसे गैलापैगस आइसलैंड का है एग्जाम्पल, कि गैलापैगस आइसलैंड में गोट थी और टॉर्टॉइस था। ठीक है, एबेंगडॉन टॉर्टॉइस था। एबेंगडॉन टॉर्टॉइस बेचारे अपना खुद ही क्या करते थे, घास खाते रहते थे। बट गोट आई और गोट ने क्या किया कि उसकी घास को फटाफट खा खा के और आगे बढ़ती गई। अब इससे क्या हुआ, गोट ने एबेंगडॉन टॉर्टॉइस की फीडिंग एक्टिविटी को, हैबिट को कोई चेंज नहीं किया, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये हुआ कि जो टॉर्टॉइस है उसको खुद ही ये लगा कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो शायद मैं यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को खाने के लिए बहुत दूर दूर तक चीजें नहीं मिल पाएंगी, मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि गोट खा जा रही थी सारी चीजें। तो उसने क्या किया, वहां से चला ही गया। तो गोट ने कुछ नहीं किया, लेकिन कॉम्पिटिशन की वजह से वो रिलीज हो गया, उसने उस जगह को ही छोड़ दिया। ये कॉम्पिटिटिव रिलीज। फिर गॉज आए थे, गॉज ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि कोई भी दो स्पीशीज आपस में सर्वाइव नहीं कर सकती अगर, क्योंकि कंपटीशन हमेशा सेम रिसोर्सेज को लेकर होता है किसी भी स्पीशीज के बीच में। तो उन्होंने बोला कि दो स्पीशीज आपस में सर्वाइव कर ही नहीं सकती। ठीक है, और अगर उनको सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए गॉस का फिर पार्टीशन आया था, रिसोर्स पार्टीशनिंग का वो आया था। तो उन्होंने बोला कि अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको आपस में रिसोर्स की पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मैकऑथर ने। मैकऑथर ने क्या किया, उन्होंने एक पेड़ में देखा कि 5 डिफरेंट स्पीशीज हैं वार्बलर्स की, 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स। व्हाट आर वार्बलर्स? छोटी छोटी चिड़िया होती है, कुछ ऊपर ही रहती है, कुछ उससे नीचे, इस तरीके से इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, पेड़ में। तो उनका ये है कि जिसने ऊपर खाना है उसने ऊपर की चीजें खानी है, वो नीचे वाले को आके इंटरफेयर नहीं करेगा, नीचे वाले ने ऊपर वाले को इंटरफेयर नहीं करना। तो उन्होंने बोला देखो ये भी तो साथ में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैकऑथर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था वार्बलर्स को दिखा के कि रिसोर्स पार्टीशनिंग हो सकती है, तो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज आपस में रह सकते हैं रिसोर्स की पार्टीशनिंग करके। और फिर गॉज ने भी वैसे बताई थी ये चीज, जो गैलापैगस आइसलैंड में डार्विन फिंचेस वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये चीज थी कि बर्ड्स रह तो साथ में ही रही थी ना, उन्होंने अपने आप में ही चेंज कर दिया। तो ये है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा और एक को नुकसान। पैरासिटिज्म एक को फायदा एक को नुकसान। तो पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट क्या होते हैं, पहले तो देखिए 3 डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स तो होते हैं, एक एक्टो पैरासाइट, एक एंडो पैरासाइट और एक ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, तो एक्टो पैरासिटिज्म क्या है, जो बाहर की तरफ से होते हैं, जैसे बीज, टिक्स, जू हो गए, चिचड़े हो गए। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं एंडो पैरासाइट, तो जैसे हमारे पेट के कीड़े, लीवर फ्लूक हो गया जैसे, ठीक है, तो फैसियोला हिपैटिका हो गया, टीनिया सोलियम हो गया। ये ब्रूड पैरासिटिज्म की बात करते हैं, तो ब्रूड पैरासिटिज्म में कोयल कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती और क्या करती है, अपने अंडों को किसमें देती है, कौवे के घोंसलों में देती है। ठीक है, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल हो गया। पैरासिटिज्म में मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि कुछ एडेप्टेशन पैरासाइट जो होता है वो अपने आप में करता है।
वो क्या एडेप्टेशन होते हैं, जैसे पैरासाइट को हमारी बॉडी के अंदर रहना है तो वो क्या करेगा, अपने अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को छोड़ देता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ देगा, हटा देगा। क्यों लूज कर देगा, क्योंकि उसने तो हमारा डाइजेस्टेड फूड को खाना है या उसने हमारे ब्लड को सक करना है, तो इसीलिए उसको डाइजेस्टिव ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। वो अपने हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके बेबी वहां पे हो जाए। और उसमें क्या होता है, एडेसिव ऑर्गन्स जैसे सकर्स डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से वो हमारी आंत पे आराम से चिपका रहे। ये 4 एडेप्टेशंस पैरासाइट शो करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, एक को ना फायदा होता है, ना नुकसान होता है। एक को फायदा, एक को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। तो कमेंसलिज्म में कुछ मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ऑर्चिड है तो कमेंसलिज्म का बता रही हूँ। देखिए जिसको फायदा हो रहा है, एक को ना फायदा ना नुकसान। ऑर्चिड है, ये मैंगो ट्री में रहता है, तो ये मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मैंगो ट्री को इससे फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा। ऑर्चिड को हो रहा है फायदा। ये बेल ऑर्चिड मैंगो ट्री पे चढ़ के ऊपर तक पहुंच जाता है और अपना खाना खुद बनाएगा। मैंगो ट्री से वैसे नहीं लेगा खाना, लेकिन तो इसीलिए मैंगो ट्री को नुकसान भी नहीं होता, बट उस पर चढ़ के ये अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट के चक्कर में उस पर चढ़ के कहाँ जाता है, ऊपर तक चला जाता है। बर्नैकल्स वेल्स में चिपकी रहती है, बर्नैकल्स वेल्स की बॉडी में चिपकी रहती है, तो वेल्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता, बर्नैकल्स को फायदा हो जाता है। कैटल इरगेट्स की बात करते हैं। कैटल इरगेट्स छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो आपने देखी होंगी कैटल्स के ऊपर, ठीक है। गाय के ऊपर आपने कभी चिड़िया देखी होगी, वो कुछ खाती रहती है उससे, तो ये हो गई, ठीक है। तो गाय का भी फायदा, गाय का इतना कोई नुकसान है नहीं उसमें, इसका फायदा है, ठीक है, इरगेट्स का। क्लॉन फिश सी एनेमोन में प्रेजेंट होती है, क्लॉन फिश का फायदा हो रहा है, सी एनेमोन का कोई नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया किसका एग्जांपल, कमेंसलिज्म का एग्जांपल हो गया। उसके बाद एमेंसलिज्म का एग्जांपल जो एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं आपको बताती हूँ। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान, एक को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। एक को नुकसान होगा, एक को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। इसमें अगर बात करते हैं तो ब्लैक वॉलनट ट्री, ब्लैक वॉलनट जुगलॉन नाम का केमिकल सिक्रीट करता है ये पेड़ अपने आसपास के सॉइल में, जिसके वजह से क्या होता है कि आसपास कोई भी दूसरा पेड़ नहीं डेवलप हो पाता। तो इससे ब्लैक वॉलनट को कोई फायदा नहीं होता, फायदा नहीं, लेकिन क्या करें, उसको नेचर ने ऐसे ही बना रखा है, तो लेकिन दूसरे स्पीशीज को तो नुकसान हो गया ना। वैसे ही जैसे हम ओक, कुछ ओक की स्पीशीज होती हैं ऐसी, डेजर्ट ओक, कुछ ओक ऐसे होते हैं जो उनका बीज ही उनके नीचे गिरता है तो वो बीज ही डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो तो नहीं चाह रहा ना कि बीज डेवलप ना हो मेरा, क्योंकि उसका स्पीशीज है, उसका जनरेशन है आगे, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसकी जनरेशन आगे बढ़े, लेकिन वहां उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि नेचर ने ऐसा उसको बना रखा है, ठीक है। और फिर इसी में बात करते हैं, द लास्ट इज म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों को फायदा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लाइकेंस हो गया, लाइकेंस में क्या है, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन, दोनों को फायदा होता है। फंगस ने न्यूट्रिएंट्स और वाटर दिया एल्गी को, एल्गी ने खाना बना के दिया फंगस को। माइकोराइजा में भी दोनों को फायदा हो रहा है। माइकोराइजा क्या है, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंगस हायर प्लांट की रूट्स को वाटर और मिनरल्स दे रहा है, हायर प्लांट खाना बना के उसको दे रहा है, तो ये तो क्या हो गया, प्लांट प्लांट का एसोसिएशन, ठीक है। प्लांट एनिमल के एसोसिएशन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस, हम CO2 छोड़ रहे हैं, उस CO2 का यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन दूसरा वो बदले में हमको ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। या पॉलिनेशन, हम पॉलिनेशन भी करवा रहे हैं, हम या इंसेक्ट्स पॉलिनेशन भी करवा रहे हैं। दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन फिग प्लांट और मॉथ, मैंने आपको ये सेकंड चैप्टर में बताया था कि जो फिग प्लांट होता है उसका फ्रूट होता है ओवरी, उसमें जो मॉथ है वो अपने एग्स ले कर देता है ओवी पोजीशन, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों का फायदा है कि पॉलिनेशन भी हो गया, मॉथ के द्वारा पॉलिनेशन भी हो गया और मॉथ के बच्चे भी डेवलप हो गए आराम से बिना किसी के डर के, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट जो है आपके पास इसमें एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल आपके पास है सेक्सुअल डेसिड्स का, सेक्सुअल डेसिड गेट ऑफिशिएट। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, इसमें एक एग्जांपल है आपके पास मेडिटेरियन ऑर्चिड ओफायरस, मेडिटेरियन ऑर्चिड ओफायरस। ये ओफायरस क्या करता है, इसका जो एक पैटल होता है ये अपने एक पैटल को की पंखुड़ी को कैसा बना देता है, वास्प के, फीमेल वास्प के जैसा बना देता है। मेल वास्प को लगता है कि ये फीमेल वास्प है, वो आएगा यहाँ पे स्यूडो कॉपुलेट भी कर जाएगा, उसको लगेगा कि उसने कॉपुलेशन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में कॉपुलेशन तो नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान वो पॉलिनेशन करवा देता है, क्योंकि जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा तो वो पॉलिनेशन भी करवा देता है, ठीक है।
तो ऐसे में फायदा हो गया किसका, मेडिटेरियन ऑर्चिड ओपायरस का फायदा हो गया, ठीक है। और जो वास्प है उसका भी फायदा हो गया कि उसने स्यूडोकॉपुलेट किया और उसको पता भी नहीं चला कि उसने स्यूडोकॉपुलेट किया, ठीक है। उसके सेक्सुअल डिजायर जो थी वो भी फुलफिल हो गई और दोनों का फायदा हो गया, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, आज ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया है। तो क्योंकि अब इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अब देखते हैं अब इकोलॉजी के अगर और चैप्टर टाइम मिलता है, अगर मैं और चैप्टर कराऊंगी तो सब मैं साथ में ही कंबाइंड आपको एक उसमें जो लेक्चर है एक ही लेक्चर में मैं आपका कंबाइंड करवा दूंगी, और फिर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का भी इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।